दर्शकों से कहता हूं जाके वीडियो चेक कर लीजिए। बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो अवेलेबल है। उद्धव जी और राज ठाकरे दोनों बैठे थे। बाला साहब ठाकरे जी कह रहे हैं मैं आज चाहूं तो इन दोनों में से किसी को मंत्री बना सकता हूं, मैं ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति जाके सरकार में शामिल नहीं होगा, क्योंकि मैं जनता की लड़ाई के लिए हुआ हूं। और आज सत्ता के लिए चले गए और आखिर में क्या मुंह से निकला? उनके पुत्र की। बाला साहब ठाकरे जी हिंदू हृदय सम्राट बने थे, उन्होंने हिंदुत्व की बात कही थी कि परिवार की बात। और ये बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो है, कोई जाके चेक कर ले। बस यही मैंने कहा, अंतर विरासत में अंतर आ गया और इसी कारण से सियासत में अंतर आ गया। ठीक है, लेकिन ये बात तो सच है कि अगर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फायदा किसी पार्टी को हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन राजकुमार भाटी जी, अब उसी कांग्रेस को लेकर एक नई युति के साथ आप लोग समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। सपा को 37 सीटें आई और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई। लेकिन अभी 10 सीटों पर जहां पर उपचुनाव होना है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनमें भी 3-4 सीटें उसको दी जाएं। और आप लोगों की मंशा यह है कि महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या दूसरे अन्य राज्यों हो जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है, वहां पर क्या समाजवादी पार्टी भी विधानसभा के लिए टिकट चाहेगी? राजकुमार जी। 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद से जितनी डिबेट में मैं सुधांशु जी के साथ रहा हूं, सुधांशु जी चाहे विषय हो या प्रसंग हो या नहीं हो, इस बात पे जरूर बात लेके आते हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तो खास तौर से उनके अंदर कोई गांठ है, कोई फोबिया है, पता नहीं, बेहद डरे हुए हैं महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को लेके कि यहाँ कांग्रेस का विवाद होगा समाजवादी पार्टी के साथ, उधर शिवसेना के साथ, घुमा फिरा के इस विषय पर लेके आते हैं। मैं केवल इतना आश्वस्त करना चाहता हूं सुधांशु जी, आप चिंता मत करिए, हम सुलझा लेंगे। जो भी हमारे अंदरूनी मतभेद हैं उन्हें सुलझा लेंगे, जो भी बंटवारा होना सीटों को हो जाएगा। लेकिन सिद्धांत की बातें उन्हें करनी चाहिए जो खुद सिद्धांत पर चलते हो। आप प्रियंका जी से तो कह रहे हैं कि आपने किसके साथ गठबंधन कर लिया, वीडियो सुनाए, पुराने वीडियो सुन रहे हैं तो आप पासवान जी का सुनिए जो बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी कहते थे। बिहार के मांझी जी का वीडियो सुनिए जो राम को काल्पनिक बताते थे, राम का अस्तित्व मानने को तैयार नहीं थे। जब आप उन्हें गले लगा सकते हैं तो हम भी राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप गठबंधन कर सकते हैं, नई पार्टियों से जुड़ सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, अब वो जो मत प्रतिशत आप बता रहे थे, परसेंटेज पे जा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने 90% वोट बैंक का दायरा तैयार कर लिया। अब वो जो पुराने जुमले आप छोड़ते थे और हमें बदनाम करते थे, एमवाई पार्टी, अब उससे बहुत ऊपर पार्टी उठ चुकी है। अब ये पीडीए की पार्टी बन गई है, 90% पीडीए की पार्टी है। और इन चुनावों में ये देखा आपने, अब आपकी पार्टी को लोकसभा में हाफ कर दिया, विधानसभा में साफ कर देंगे। ये उत्तर प्रदेश का साफ संकेत है। समाजवादी पार्टी से कैसे लड़ेंगे? सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए, राजीव जी इसके बाद में आ रही हूं आपके पास। हाँ, हौसले उनके हाई हैं और यूपी की तो सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी आंकड़ों के लिहाज से। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर इनको अब भी आंखों देखा समझ में नहीं आ रहा है समाजवादी पार्टी की जीत की चर्चा हो रही है या कांग्रेस की जीत की, जिसको 9.36% वोट मिला उत्तर प्रदेश में, 11.5% वोट तमिलनाडु में पाके हमारी चर्चा नहीं हो रही है। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर 3,90,000 वोटों से जीते हैं राहुल गांधी और 1,72,000 से कन्नौज में जीते हैं अखिलेश यादव, तो किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि सपा का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ है, कांग्रेस वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ। 90% खत्म हो गया तो 42% वोट हमारे पास कैसे है मेरे भाई? 42% वोट हमें मिला है, आपसे ज्यादा मिला है। 1.5 लाख आपको 33-34% वोट मिला है और कुल मिला के 10 कांग्रेस का जोड़ ले, फिर कह रहे 90%, फिर 90। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और सोच समझ कर रायबरेली की सीट रखी है, अरविंद देखिएगा क्या होगा। इसीलिए मैंने सिर्फ ये 2 फैक्ट रखे, बाकी आप अपने आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप आंखों के आगे पट्टी लगा के बैठे रहना चाहिए, खुश रहिए जनाब। मैं जो आपसे डिबेट में कई बार बोल चुका हूं, याद रखिए, जिस वोट बैंक के लिए आप एक हुए थे उसी का पुराना आशिक वापस आ गया है। अब पुरानी मोहब्बत अगर जग गई उसी वोट बैंक की, तो खतरा हमारे लिए नहीं, आपके लिए ज्यादा होने वाला। उनकी मोहब्बत से आपको क्या दिक्कत है सुधांशु जी? मुझे तो नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। कांग्रेस ने घोषणा की कि 403 विधानसभाओं में वो यात्रा निकालेगी। अब ये बता दे, सुनिए, जैसे हमारा गठबंधन होगा जेडीयू से बिल्कुल क्लियर है, ठीक, कहीं कोई समस्या नहीं। 403 की 400 विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन अपनी यात्रा निकाल रही है। अब ये बताइए 403 सीट देने वाले हैं क्या? बताइए ना, 403 के बाद भी कोई बात नहीं। ये जो भी अगर मैंने तो कहा ना, उनके मन में बोलिए राजकुमार जी। अच्छा, कई बार एक शेर सुना चुका हूं। सुनाइए। सुधांशु जी को मैं कई बार एक शेर सुना चुका हूं
कि वो हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें, शेख जी को खामखा क्या है परेशानी कहें, वो हमारा मसला, हम सुलझ लेंगे, आप चिंता मत करिए, जो होगा शांतिपूर्वक। और परसेंटेज की जहां तक आप बात कर रहे हैं, आप अपना 42 तो बता रहे हैं, हमारा 43 नहीं देख रहे। इंडिया गठबंधन को 43% वोट मिला उत्तर प्रदेश में, अपना 42 बार बार बता रहे हैं, हमारा भी 43 बताओ। चलिए, बधाई हो, आपने 1% का अंतर बताया, बधाई हो। यही तो मैं सुनना चाहता था, 90% बोल रहे थे, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया 1% का अंतर है कांग्रेस के 9.5 को जोड़ के। नहीं, प्रियंका जी आप बोल लीजिए, उसके बाद में जा रही हूँ। राजीव जी, मैं वो असेंबली में दिखाई देगा 90%। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं, क्या कोई सवाल है आपका? प्रियंका जी कुछ बोलना चाह रही हूँ, उसके बाद में आ रही हूँ राजीव जी आपके पास। वो सुधांशु जी बोल रहे थे तो वो बहुत मुस्कुरा रही थी। बोलिए प्रियंका जी। नहीं, सुधांशु जी, मुझे बस एक चीज पूछनी थी। आपने बताया कितने मार्जिन से अखिलेश जी जीते, कितने मार्जिन से राहुल गांधी जीते। मुझे ये बताइए, अजय राय जी को इतने वोट्स मिले और सिर्फ 1.5 लाख के मार्जिन से प्रधानमंत्री मोदी जी जीते, उसका क्या जवाब है? उसके बारे में तो चर्चा कर लीजिए। इतना ध्यान से देख रहे हैं अखिलेश जी का मार्जिन, राहुल जी का मार्जिन, मोदी जी का मार्जिन क्यों कम हो गया? इसके बारे में भी थोड़ा ज्ञान हम सबको बांटिए अपनी पार्टी के बारे में। बोलिए सुधांशु जी। राजीव जी, उसके बाद आती हूं मैं आपके पास। मैं जवाब एक ही लाइन। जब प्रियंका जी ने यह बात कही, जो शिवसेना का प्रतिनिधित्व करती हैं, बताइए पूरे देश में सबसे बड़े मार्जिन से कौन जीता है? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दोनों में से कोई बता दे, फिर मैं बताता हूं। सबसे बड़े मार्जिन से कौन जीता पूरे देश में, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बताइए। मैं बताती हूँ ना, खरीद लिया था। मैं बताती हूँ, अमित शाह जी ने जीता होगा। अमित शाह जी ने जीता होगा। और होम मिनिस्टर ने इंटेलिजेंस इनपुट नहीं दिया मोदी को कि अगर मोदी जी, अगर आपको कोई प्रियंका गांधी जी खड़ी हो जाती है आपके खिलाफ तो आप हार सकते थे। अब मैं जवाब दे दूं, अंदर इंटेलिजेंस अब मैं जवाब दे दूं। क्या हुआ? सुनिए, अब मैं जवाब दे देता हूँ। हाईएस्ट मार्जिन से। अरे भाई, अब मैं जवाब दे देता हूँ। अमित, बोलिए सुधांशु जी। सुनिए, अमित शाह जी से ज्यादा मार्जिन से, सुनिए, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मार्जिन से शिवराज सिंह चौहान जी जीते हैं, मगर पूरे देश में सबसे ज्यादा मार्जिन से धुबरी की सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते हैं 10.25 लाख वोट के मार्जिन से। और ये वही इलाका है धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जहां के डेमोग्राफी में सबसे बड़ा चेंज हुआ है। बस ये दर्शकों के समझने के लिए 1.5 लाख नरेंद्र मोदी देखा क्या जो मैंने फैक्ट बताया, डेमोग्राफी बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी। और आप उनके साथ खड़े हो गए। कहां वो बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी थी, अच्छा, जो कहते थे मैं देखता हूं कौन बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ रहता है। आज उनके वोटों के दम पे जीतने के बाद कह रहे हैं हमको ज्ञान न दो। कोई ज्ञान नहीं दे सकता। जागरूक व्यक्ति की आंखें कोई नहीं खुला सकता, जिसकी आंखें बंद हो गजब का रहा कि असम का कंपैरिजन आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। असम का कंपैरिजन आप उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। वाह, लॉजिक बहुत सही निकाला आपने। सच में आप बहुत ज्ञान है। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए इसको आगे और विस्तार देते हैं। ठीक है, मार्जिन से जीते, ये दर्शाता है कि इस जीत में सबसे बड़ा योगदान किन लोगों का है, ये भी बहुत समझा जा सकता है। जिसको ठीक है, अब थोड़ा इसको और विस्तार देते हुए देखिए कौन कितने मार्जिन से जीत कर आए हैं। इस देश ने एक वोट पर सरकारों को गिरते हुए भी देखा है और दोबारा चुनाव में जाते हुए भी देखा है। तो जो जितने भी वोट से जीता, जो जीता वही सिकंदर, और वही फैसला करने वाला है संसद के भीतर बैठकर कि देश की जनता के लिए उसके हित में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएं। राजीव रंजन जी, सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन सबसे अहम मुद्दे अगर एनडीए के सहयोगी दलों के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूं तो वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जेडीयू आगे बढ़ने वाली है एनडीए के साथ? देखिए, रीजनल इम्बैलेंस वर्षों से एक सवाल हमारे लिए है और निसंदेह हमारी अपेक्षा होगी कि इस दिशा में जो राज्यों के बीच जो फासला बढ़ा है, और मैं मानता हूं इसके लिए पूरी जिम्मेदारी जो आजादी के बाद के कुछ दशक हैं कांग्रेस की लगातार जो बिहार और पूर्वी भारत को लेकर के जो उनकी नीतियां थी, उसकी वजह से ये फासला ज्यादा बढ़ा। लेकिन हम लगातार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या जो बिहार के लिए बेहतर संसाधनों की मांग करते रहे। हमारी अपेक्षा जरूर रहेगी कि आने वाले समय में बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का सवाल हो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का सवाल हो, रिसोर्सेज का सवाल हो, रेलवे के ज्यादा से ज्यादा मार्ग और ज्यादा ट्रेन बिहार को मिल सके, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जिक्र अभी यूसीसी और तमाम चीजों पर आया, लेकिन मैं समझता हूं हर गठबंधन में कुछ सवाल होते हैं। गठबंधन के साथी दलों की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, अपनी प्रतिबद्धताएं होती हैं, और जनता से जिस समय हम जनादेश मांगने जाते हैं
हाँ। तो जनता की अपेक्षा होती है कि हम उनके पैरोकार बने। लेकिन ये गठबंधन एक सुविचारित दिशा में बढ़ रहा है और 2.5 दशक से ज्यादा का साथ है। हमें विश्वास है कई ऐसे मसले हैं जिनका समाधान आपस की बातचीत से गठबंधन के अंदर निकल आए। हम उनका अनुकरण नहीं करने जा रहे हैं जिसका प्रतिनिधित्व प्रियंका जी कर रही हैं या राजकुमार भाटी जी कर रहे हैं। इसलिए ये सुधांशु जी ने शुरू में ही कहा कि एक तरफ आपकी शुरुआत में ही जो आप पार्टी का जो फैसला है वो आपके सामने आ गया और चुनाव के बीच में एक अलायंस में रहते हुए टीएमसी का अलग से लड़ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन की राह जो है, जो गांठें वहां है, वो इंडी गठबंधन के लिए बहुत आसान नहीं है। इसीलिए ये मुकाबला दोनों ही तरफ से ये बार बार बताया जा रहा है कि गठबंधन की गांठें तो उस तरफ हैं, लेकिन किस तरफ कितनी गांठें हैं इसका फैसला तो सदन के भीतर होगा। जब तमाम मुद्दों पर बहस होगी, बहस के बाद किस नतीजे पर वहां पर सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष पहुंचते हैं, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही कि ये जो सदन है इस बार कड़े और बड़े जनता के हित से जुड़े हुए फैसले लेने के लिए जाने जाए और पक्ष विपक्ष अपने तमाम मुद्दों को, हंगामे को बाहर रखकर वहां पर जनता से जुड़े हुए ज्यादा से ज्यादा बिल आए, उन पर बहस हो और जनता देखे कि उसके हित में किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं।